नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल यानी कि टॉप 2000 जो प्रश्नों को यानी कि सिलेक्शन सीरीज वाला टॉप 2000 प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसी सीरीज का आज का वीडियो नंबर कितना है और किस नंबर है? ठीक है ना? नए विद्यार्थियों को लिए बता देना चाहते हैं कि इससे पहले टोटल 37 तक वीडियो कंप्लीट करा दिया गया है। आप हमारे चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आराम से जाके देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए दोस्त, आप ना बिहार के बीपीएससी हो गया या बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया या फिर बिहार सीजीएल हो गया, यानी कि बिहार के आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं ना दोस्त, एक बार इस सीरीज़ को आप देखिए और खुद आपको मालूम चलेगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा ना, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा व्याख्या भी कंप्लीट करवाया जा रहा है, पूरा का पूरा 360 डिग्री जो है एनालाइज़ करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। ठीक है ना दोस्त? इसीलिए हमारा छोटा-सा वीडियो रहता है, लेकिन पूरा इसके बारे में व्याख्या करके कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है ना? तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में कितना बेहतरीन क्वेश्चन कवर किया गया है। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 371 नंबर प्रश्न यानी कि 370 तक पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। हम बता ही दिए कि आप जाके आराम से हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है ना? अब बात करते हैं अपने प्रश्नों पे। बोल रहा है सतसंडा पहाड़ी जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए इस पहाड़ी के बारे में बड़ी चर्चा होता है, लेकिन क्वेश्चन जो है हाल ही के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना है। ठीक है ना? तो बोल रहा है सतसंडा पहाड़ी जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए नालंदा में है या फिर ऑप्शन नंबर बी है लखीसराय में है या फिर ऑप्शन नंबर सी है कैमूर में है या फिर ऑप्शन नंबर डी है नवादा में है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफी बेहतरीन है, तो इसीलिए इसको ध्यान से पूर्वक आपको जवाब देना है। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लखीसराय में। ठीक है ना? ये सतसंडा जो पहाड़ी है, ये लखीसराय में स्थित है और यहाँ पर घूमने के लिए काफी ज्यादा पर्यटक लोग भी आते हैं और यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अब चलिए थोड़ा-सा और भी आगे बढ़ते हैं और वही चीज़ें हैं कि देखिए प्राकृतिक छोटी माध्यम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ चारों ओर से हरियाली और चट्टानी संरचना भी वहां पर उपस्थित है। ठीक है ना? उसके बाद से अगल बगल छोटी छोटी आपको मंदिरों देखने को मिलेगा जो कि देखने में काफी बेहतरीन लगता है। ठीक है ना? लेकिन मेनली आप ये याद रखिएगा सतसंडा जो पहाड़ी है वो लखीसराय में स्थित है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है 372 नंबर बोल रहा है पटनेश्वर धाम बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए ये पटनेश्वर धाम है, ध्यान से देख लीजिए। ये बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है जमुई में या फिर ऑप्शन नंबर बी है बांका में या फिर ऑप्शन नंबर सी है सीवान में या फिर ऑप्शन नंबर डी है सारण में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? क्योंकि देखिए ये पटनेश्वर जो धाम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पर्यटक स्थल के लिए और धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछने की संभावना रहती है और बहुत सारा ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसलिए कंप्लीट कराना ज़रूरी है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमुई में है। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जमुई में है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं इसको और भी थोड़ा-सा विश्लेषण तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, यह जो है 1711 ईस्वी में निर्मित हुआ था। किसके? भगवान शिव का एक एक प्रसिद्ध मंदिर है। क्या है? एक प्रसिद्ध मंदिर है और ये अपने ना वार्षिक श्रावण अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ पर भक्तगण जो क्या करते हैं, शिवलिंग के चारों ओर ना मिट्टी की दीवार बनाते हैं। ठीक है ना? और यही वजह है कि जमुई में यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। समझ में आएगा दोस्त? ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, इसीलिए इसको कंप्लीट कराना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 373 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है मुजफ्फरपुर में जो होम रूल लीग की स्थापना था आखिर किसने किया था? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जनकधारी प्रसाद या फिर ऑप्शन नंबर बी है चंद्रवंशी प्रसाद या फिर ऑप्शन नंबर सी है ब्रजकिशोर प्रसाद या फिर ऑप्शन नंबर डी है सच्चिदानंद सिन्हा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि बहुत बार एग्जामों में देखने को मिला है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे मार देते हैं 1916 वाला। ठीक है नहीं? कब स्थापना हुआ था? 1916 वाला, लेकिन ये पूछ रहा है मुजफ्फरपुर में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि जनकधारी प्रसाद। इन्होंने ना मुजफ्फरपुर में जाकर होम रूल लीग की स्थापना किया था। एक ब्रांच वहाँ पर उन्होंने स्थापना किया था। ठीक है ना? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जनकधारी प्रसाद। ठीक है? अब हम चाहते हैं इसको और भी सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर में
होम रूल लीग की जो शाखा यानी कि ब्रांच की स्थापना किसने किया था? जनकधारी प्रसाद ने किया था, ठीक है ना? ये बिहार में ना होम रूल लीग की शुरुआत के बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर में इसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समझ में आएगा ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम आते हैं एक नोट पे। नोट क्या है कि बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना हुआ था, वो कब हुआ था? 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक थे। ये ज़रूर आप याद रखिएगा। ये बोल रहा है कि बिहार में कब हुआ था? पटना में, तो 1916 में हुआ था। लेकिन ये बोल रहा है कि मुजफ्फरपुर में किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद ने किया था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है, तो आज कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है 374 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? सूफी संत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? आपको तो इनके बारे में जरूर मालूम होगा, नहीं तो हम इसको बताते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है साहबुद्दीन जगजोत, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सैयद इब्राहिम चिश्ती, या फिर ऑप्शन नंबर सी है इमाज तमा ताज फकीह, या फिर ऑप्शन नंबर डी है साहबुद्दीन याहिया मनेरी। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये सूफी संत जो है ना, इससे कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो आखिर वो संत कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सैफुद्दीन याहिया मनेरी। इनके बारे में क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, हम तो इसमें एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे ही। तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, समझ में आ गया ना? तो बोल रहा है कि ये जो सैफुद्दीन याहिया मनेरी थे, ये बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत में से एक आते हैं, ठीक है ना? तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं थोड़ा-सा और भी सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना? बोल रहे हैं बिहार के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? सफरुद्दीन याहिया मनेरी है, जिनका पूरा नाम क्या है? मखदूम सफरुद्दीन याहिया मनेरी थे, ठीक है ना? वे जो है फिरदौसी सिलसिले के सबसे प्रमुख संत थे। किसके? फिरदौसी सिलसिले के प्रमुख संत थे, जिन्होंने बिहार शरीफ और राजगीर को अपना केंद्र बनाकर धर्म प्रचार किया था और सूफी दर्शन का प्रसार भी किया था। समझ में आ गया ना? तो ये अपने प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी थे और साथ ही साथ अपने सूफी संत से ये बिलॉन्ग भी करते थे। ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले कि दोस्त आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो दोस्त इस चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके टॉप 2000 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, इसमें आपको पी बाई क्यू कंप्लीट कराया जा रहा है। प्लस में आपको जितना वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है ना, सब का सब इसमें इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, सब का सब इसमें क्वेश्चन कवर भी कराया जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें कवर करा दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो यही चीज़ें हमको बोलना है कि वीडियो को तो लाइक करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहा है 375 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? यानी कि ये विंटर सीजन की बात कर रहे हैं। विंटर में जो थोड़ा-थोड़ा बारिश नहीं हो जाता है, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? ठीक है ना? वो भी बिहार की बातें कर रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है लौटते मानसून से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मानसूनी हवा से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। अब बताइए दोस्त इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने सभी ने देखा होगा कि ठंडी के मौसम में थोड़ा बहुत बारिश हो जाता है। अब देखिए ना, वर्षा हो जाता है। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्त याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमध्य सागर की ओर से जो आने वाले चक्रवात है, साइक्लोन है, उसी की वजह से जो है ना शीतकालीन वर्षा होता है। इसको आप जरूर याद रखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चाहते हैं इसको और भी सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है, बिहार में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, जिसे क्या बोला जाता है? पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है, यानी कि वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। ठीक है ना? इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। ठीक है ना? और इसकी वजह से होती है। ठीक है ना? ये भूमध्य क्षेत्र से उत्पन्न होकर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ भारत के उत्तरी भागों जैसे बिहार सहित में पहुंचते हैं और सर्दियों में ना हल्की बारिश का कारण बनते हैं। तो हम उम्मीद है कि पूरा समझ गए होंगे। तो इसका मेनली कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, जिसको बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया था कि भूमध्य सागर की ओर से आने वाला चक्रवातों से, तो देखिए ये इसमें इंक्लूड है। इसी की वजह से जो है
ठंडी के दिनों में बारिश आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना दोस्त? तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक लगाना है। ठीक है ना? ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में समझ लीजिएगा। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है 376 नंबर प्रश्न। बोल रहा है बिहार में राज्य खेल प्राधिकरण यानी कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? यानी कि बीएसएसए की बात कर रहा है। ठीक है ना? बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी की बात कर रहा है। ठीक है ना? इसकी स्थापना आखिर कब हुआ था? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर है 1980 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1982 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1986 ईस्वी में, ठीक है ना? या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1990 ईस्वी में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ये बिहार खेल प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, इसका आखिर गठन कब हुआ था? तो दोस्त याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1986 ईस्वी में, ठीक है ना? ये आप ज़रूर याद रखिए, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और जो बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन पूछने के भी ये सब संभावना रहता है, क्योंकि बीपीएससी में लगभग 30 से 35 तो इसका क्वेश्चन का वेटेज रहता है, सिर्फ़ बिहार स्पेशल से। हम आपको वीडियो भी एक कंप्लीट करवाए हैं 72वीं बीपीएससी के बारे में, आप एक बार जाके ना उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें 3 किताब बताए हैं, 3 बुक्स ही बताए हैं, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। एक बार उसको पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको प्री तो यूँ ही कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना? तो एक बार जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्त? तो हमारा ये प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि लेकिन इसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, बोल रहे हैं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण यानी कि बीएसएसए का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 1986 में किया गया था, ठीक है ना? यह एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है ना? जिसे 31 जुलाई 1986 को बिहार राज्य खेल परिषद को पुनर्गठित करके स्थापित किया गया था, जिसका मेनली उद्देश्य क्या था कि राज्य में जो खेल और खिलाड़ियों का विकास करना था। इसका मेनली जो मोटिव था, यही था। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? कम से कम ये तो ज़रूर आप याद रखिए 1986, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 377 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है, वो आखिर कौन-सी भाषा है? देखिए ये अशोक के शिलालेख है, जो कि आपको बहुत सारे पिलर हो गया, स्तंभ हो गया, उसी पे ये लिखा गया है, ठीक है ना? तो इसी की बात कर रहे हैं कि आखिर अशोक के जो शिलालेख है, वो आखिर किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पाली में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हिंदी में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त कितनी बार क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाए हैं, उसमें आपको बताएं कि अशोक के जो शिलालेख है, ठीक है ना, वो किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में लिखा है। किस में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और भी चीजें कवर करा देते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, ये अशोक के जो शिलालेख है, ये मुख्य रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना? ये जो शिलालेख है, ये अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। देखिए, अभी जो आप हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी, वो किसमें है? देवनागरी लिपि में। कितने हैं? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। लेकिन ये जो प्राकृत भाषा है, ये किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। हम इन सब चीज़ों से लिंक कर दिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना? तो ये जो प्राकृत भाषा है, जो अशोक द्वारा शिलालेखों पे लिखा गया था, वो किस लिपि का था? तो ब्राह्मी लिपि का था, ठीक है ना? अब देखते हैं आगे, ताकि आम जनता उसे आसानी से समझ सके। हालाँकि उत्तर-पश्चिम में कुछ शिलालेखों के खरोष्ठी, ग्रीक, अरामी भाषा का भी उपयोग किया गया है। समझ में आ गया ना? देखिए, प्राकृत जो भाषा थी ना, उस टाइम जो था प्राकृत भाषा, काफ़ी आम जनता जो है इस भाषा को आसान तरीके से समझ जाती थी, और यही वजह है इस भाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। और ऐसा नहीं है, ये अभी बताया आपको कि उत्तर-पश्चिम में ना खरोष्ठी का, ग्रीक का, अरामी भाषा का भी उपयोग, लिपि का भी उपयोग किया गया है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 378 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव आखिर किसने पेश किया था? ठीक है ना? यानी कि सबसे पहले आखिर किसने पेश किया था? इसी की बात कर रहा है। कब? 1911 ईस्वी में। किसमें? केंद्रीय विधान परिषद की बात कर रहा है। ठीक है ना? ऑप्शन पर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है महेश नारायण ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, यानी कि सचिन सिन्हा और महात्मा गांधी। बताइए अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त याद रखिएगा, जो 1911 में सबसे पहले केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार को विभाजित करने का जो प्रस्ताव है, सबसे पहले किसने पेश किया था?
तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सचिदानंद सिन्हा ने पेश किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछने की संभावना है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसको और भी विश्लेषण से समझ लेते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि वर्ष 1910 से 11 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने केंद्रीय विधान परिषद यानी कि इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? उसी में जो है बंगाल से बिहार को अलग करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या किया गया था? पेश किया गया था। समझ में आ गया ना? तो आपको मेनली याद रखा है किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसको आप जरूर याद रखिए, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 379 नंबर सवाल पे, ठीक है? बोल रहा है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए है मुल्ला तकिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल लतीफ, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद सदीक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मुल्ला बहमानी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए याद रखिएगा दोस्त, जब मुगल काल में पूछेगा बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री, तो ऑप्शन नंबर यानी कि हमारा क्या आंसर हो जाएगा? मुल्ला तकिया हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? मुल्ला तकिया हो जाएगा। तो ये ईरान के रहने वाला था, ठीक है ना? और इन्होंने जो है मुगल काल में बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। यानी पहला जो आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चाहते हैं इसको व्याख्या के साथ देख लेते हैं। तो देखिए, बोल रहे हैं मुल्ला तकिया एक फारसी यानी कि ईरानी यात्री था, ठीक है ना? वह मुगल काल में ना बिहार आया था और उसने यहाँ की परिस्थितियों का भी वर्णन किया है, ठीक है ना? और ये लगभग कब आया था? तो याद रखिएगा इसके आगमन जो था 17वीं शताब्दी के आस-पास माना जाता है, ठीक है ना? कब? मुगल काल यानी कि मुगल शासन के काल के समय की ये बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? और क्वेश्चन भी हमारा उसी के टाइम पूछा हुआ है, तो ये याद ज़रूर रखिएगा। 17वीं शताब्दी के आस-पास ये आया था, ठीक है ना? कौन? मुल्ला तकिया, ठीक है? यहाँ तक तो आप पूरा समझ गए। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 380 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? बोल रहा है बिहार सहित पूर्वी भारत में, यानी कि पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन है ये संभवतः कब हुआ था? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वैदिक काल में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है महाजनपद काल में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है उत्तर वैदिक काल में, या फिर ऑप्शन डी है वैदिक काल में। अब बताइए इसका क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऐसे प्रश्न हूबहू आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जामों को देखा है पेपर, उसमें हूबहू क्वेश्चन ये आ जाते हैं। आखिर जो है आर्यों का आगमन कब हुआ था? ऐसे ही करके। तो दोस्त याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चाहते हैं इसको और भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्त। बोल रहे हैं बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन है संभवतः उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और उत्तर वैदिक का समय कब-कब का है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व में हुआ था। समझ में आ गया ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा ताकि ये भी आप याद रखिए, ठीक है? और इस काल में ना आर्यों ने लोहे का उपयोग और जंगलों को साफ करने के साथ गंगा के मैदानों की ओर अपना विस्तार भी किया था। ठीक है ना? जिसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी शामिल थे। यानी कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जितना आता है वो भी इसमें शामिल हुए थे। समझ में आ गया ना? तो मेनली आप क्या याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में जो है ये जो है चीज़ें हुआ था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर और इसके बारे में कुछ समझ लीजिए। देखिए, हमारा आज जो है पूरा का पूरा कितना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्त? ईमानदारी से जो हमने आपको 380 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए। देखिए, हम पार्ट वाइज़ ही कंप्लीट करवाते हैं लेकिन पूरी व्याख्या के साथ कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है ना? एक दिन में आपको बहुत बड़ा क्लास करा दिया जाएगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है ना? तो आप बारी-बारी से वन बाय वन कंप्लीट करते रहिए और पूरे ध्यानपूर्वक कंप्लीट करते रहिए। ठीक है ना दोस्त? एक और बात कि अगर आप इसका फ्री पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, ठीक है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से क्यूआर कोड के ज़रिए भी जॉइन हो सकते हैं। इसको स्कैन करके आप जॉइन हो सकते हैं। यहाँ पर तो आपको फ्री पीडीएफ जो अभी चैनल पे कंप्लीट करवाया जा रहा है, उसका तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ आपको जितना करंट अफेयर और बिहार के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसको भी इस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो अगर आप सच में सीरियस हैं बिहार के एग्ज़ामों में के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ामों के लिए, तो टेलीग्राम का लिंक जॉइन करना है और साथ ही साथ इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जाना है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है ना दोस्त? चलिए यहाँ तक आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।